कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों से निकलकर हमारे दिमाग तक या हाथ पैर की उंगलियों की आखिरी कोशिका तक कैसे पहुंचती है? कोई तो होगा जो इसे पकड़कर ले जाता होगा, एक टैक्सी की तरह। बिल्कुल। और ये टैक्सी भी कितनी स्मार्ट है कि इसे पता है कि ऑक्सीजन को कहाँ उठाना है और कहाँ छोड़ना है। और ये कोई मामूली टैक्सी नहीं है, ये एक मॉलिक्यूलर मशीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा। और इस पूरी डिलीवरी सर्विस का जो राज है वो छुपा है एक खास तरह के केमिकल बॉन्ड में। बिल्कुल। और आज हम इसी खास बॉन्ड की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारा आज का विषय है यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि यही बॉन्ड हमें बताता है कि लिगेंड्स के पास लोन पेयर्स क्यों होने चाहिए या मेटल कैटायंस इतने सारे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। राइट। इसी बॉन्डिंग से हम इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और यहाँ तक कि इनके चमकीले सुंदर रंगों के पीछे का साइंस भी समझ पाते हैं। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, एकदम आसान भाषा में। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन कीजिए कि एक टीम बनानी है जिसमें एक के पास देने के लिए कुछ है और दूसरे के पास उसे रखने के लिए खाली जगह है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लेगेंड वो टीम मेंबर है जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा यानी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और दूसरा टीम मेंबर हुआ हमारा सेंट्रल मेटल एटम जिसके पास इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए खाली जगह, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। एग्जैक्टली। तो जब लेगेंड अपना वो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करता है तो दोनों के बीच एक पार्टनरशिप बन जाती है। अच्छा, इसी पार्टनरशिप को, इसी शेयर्ड बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिगेंड हुआ डोनर और मेटल हुआ एक्सेप्टर। इसे मन में इमेजिन करने के लिए सोचे कि मेटल एटम एक जरूरतमंद राजा है जिसके खजाने में कुछ खाली तिजोरियां यानी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा एनालॉजी है। और लिगेंड्स उसके वफादार मंत्री हैं जो तोहफे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है। हर मंत्री अपना तोहफा राजा की एक खाली तिजोरी में रखता है और इस लेन-देन से उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। और एक बार ये बॉन्ड बन गया तो ये किसी भी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही मजबूत और डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब इसकी एक दिशा होती है। हाँ, लिगेंड से मेटल की तरफ। तो अगर परीक्षा में इसकी एक सॉलिड डेफिनेशन लिखनी हो तो वो क्या होगी? एग्जाम के लिए ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है। The coordinate covalent bond in coordination compounds is formed by the donation of an electron pair from a ligand, donor to an empty orbital on a central metal atom, acceptor, resulting in a shared electron bond that holds the complex together. मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट आता है। क्या? जैसे ही हम डोनेशन शब्द सुनते हैं दिमाग में आयोनिक बॉन्ड की तस्वीर बन जाती है। हाँ। जहाँ एक एटम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देता है और दूसरा ले लेता है। हाँ, ये होता है। क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है? ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। डोनेशन शब्द से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पर ऐसा नहीं है। तो फिर ये पार्टनरशिप वाली शेयरिंग है, चैरिटी नहीं। लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता जरूर है लेकिन उस पर मेटल का अकेला हक नहीं हो जाता। अच्छा। वो इलेक्ट्रॉन्स अब मेटल और लिगैंड दोनों के बीच शेयर्ड रहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस है, आयोनिक बॉन्ड बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये शेयरिंग इज केयरिंग वाला बॉन्ड है। Exactly. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए बल्कि कॉमन एरिया में आ गए जहां दोनों का अधिकार है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। आयोनिक बॉन्ड में तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इस शेयरिंग को समझने का कोई और आसान तरीका है, जैसे कोई डे टू डे लाइफ का उदाहरण? हाँ, इसे एक हैंडशेक की तरह सोच सकते हैं। ये एनालॉजी बहुत मदद करती है। हैंडशेक कैसे? मान लीजिए लिगैंड वो दोस्त है जो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ यानी लोन पेयर आगे बढ़ाता है और मेटल एटम वो दूसरा दोस्त है जिसका हाथ खाली है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, और वो हाथ मिलाने को तैयार है। ओके, तो जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन जाता है। अब वो हैंडशेक बना हुआ है और दोनों जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। और जैसे CuNH3 4 2+ कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉपर आयन बीच में है और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स उसे घेर लेते हैं। हर अमोनिया मॉलिक्यूल अपना हाथ यानी नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर आगे बढ़ाता है। कॉपर अपने खाली ऑर्बिटल्स में उन चारों हाथों को पकड़ लेता है। 4 हैंडशेक्स, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स तैयार।
वाओ, ये हैंडशेक वाली एनालॉजी सच में से बहुत क्लियर कर देती है। तो फिर ये प्लग इन सॉकेट वाली बात भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है सोचने का। लेकिन का लोन पेयर एक इलेक्ट्रिकल प्लग की तरह है और मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल दीवार पर लगे सॉकेट की तरह। अच्छा। जब प्लग सॉकेट में लगता है तभी कनेक्शन बनता है और करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लग सॉकेट में ही जाएगा। कनेक्शन बनने के बाद वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। पूछें। केमिस्ट्री में हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, तो फिर इस एक और तरह के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी? साइंटिस्ट को ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए बनाया गया था। पहेली? पहेली ये थी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे पानी H2O या अमोनिया NH3 जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, हाँ, वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन से कैसे और क्यों जुड़ते हैं। सही बात है। पुरानी थियरीज के हिसाब से तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन से जुड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बॉन्डिंग सिर्फ आयोनिक होती तो ये कभी मुमकिन ही नहीं होता। इसी गुत्थी को G.N. लुइस ने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का आइडिया देकर सुलझाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि बॉन्डिंग के लिए चार्ज नहीं, बल्कि डोनेट करने के लिए एक लोन पेयर और उसे एक्सेप्ट करने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए। इस एक आइडिया ने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ को बदल दिया। चलिए, इस पूरी प्रोसेस को एक मेंटल मूवी की तरह देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। जरूर, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें। ओके। आपके सामने एक कॉपर 2 आयन है। ये एक छोटी सी नीले रंग की चमकती हुई गेंद स्फीयर है जिस पर +2 चार्ज है। और इस गेंद की सरफेस पर कुछ खाली गड्ढे या स्लॉट्स हैं। ये हैं इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ओके, मुझे दिख रहा है एक नीली चमकती हुई गेंद जिस पर कुछ खाली स्लॉट्स हैं। अब देखिए, चारों तरफ से अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3 उसकी तरफ तैरते हुए आ रहे हैं। ठीक है। हर अमोनिया मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन एटम है उस पर एक छोटी सी चमकीली नीली बूंद की तरह एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और हर नाइट्रोजन पर एक चमकीली बूंद है जो उसका लोन पेयर है। अब जैसे ही एक अमोनिया मॉलिक्यूल उस कॉपर आयन के करीब पहुंचता है, उसकी वो नीली बूंद लोन पेयर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉपर के एक खाली स्लॉट में स्लाइड होकर फिट हो जाती है। क्लिक। क्लिक। और जैसे ही वो फिट होती है, नाइट्रोजन और कॉपर के बीच एक मजबूत धागा, एक बॉन्ड बन जाता है। अमोनिया अपनी जगह पर लॉक हो गया। पर के खाली स्लॉट में फिट करते हैं और लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल। और अब आपके सामने जो तस्वीर है वो है CuNH3,4,2+ कॉम्प्लेक्स की। बीच में कॉपर और चारों तरफ मजबूती से जुड़े हुए 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। वाओ! और इस नए कॉम्प्लेक्स का रंग हल्का नीला नहीं बल्कि गहरा रॉयल ब्लू है। ये मेंटल मूवी इस पूरी बॉन्डिंग प्रोसेस को एकदम साफ कर देती है। ये तो कमाल है। क्या हम सच में ये रंग बदलते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं? मतलब, इज देयर एन एक्सपेरिमेंट दैट शोज दिस हैपनिंग? हाँ, और ये केमिस्ट्री लैब का एक क्लासिक और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन लें जो हल्के नीले रंग का होता है और उसमें धीरे धीरे अमोनिया का सॉल्यूशन डालें तो आपको जादू जैसा लगेगा। क्या होगा? सॉल्यूशन का रंग बदलने लगेगा। वो हल्के नीले से गहरा और फिर एक शानदार रॉयल ब्लू या इंक ब्लू रंग का हो जाएगा। वाओ! ये रंग का बदलना ही इस बात का जीता जागता सबूत है कि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? रंग क्यों बदला? शुरू में कॉपर आयंस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं जिससे CuH2O4 2+ कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी का रंग हल्का नीला होता है। ओके। लेकिन अमोनिया पानी से ज्यादा अच्छा लिगेंड है, मतलब वो अपने लोन पेयर को ज्यादा मजबूती से डोनेट करता है। तो जैसे ही आप अमोनिया डालते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स को धक्का देकर हटा देता है और खुद कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेता है। तो नया ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना CuNH3,4,2+ और इसी का रंग गहरा नीला है। यस। मतलब हम अपनी आंखों से केमिकल रिएक्शन में लिगेंड्स को रिप्लेस होते हुए और नए बॉन्ड्स को बनते हुए देख रहे हैं। Precisely. The change in color is direct visual evidence of coordinate bonding in action. ये तो हुई लैब की बात। अभी
पर क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे इफेक्ट करता हो? समथिंग वी लिटरली कांट लिव विदाउट? बिल्कुल है, और वो उदाहरण हम सब के अंदर इसी वक्त काम कर रहा है। हमारे अंदर? हाँ, वो है हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन में ये बॉन्डिंग कैसे काम करती है? हीमोग्लोबिन के सेंटर में एक आयरन 2 आयन होता है, जो एक हीम ग्रुप नाम के बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ये आयरन 2 आयन ही वो मेटल है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और इसका लिगैंड कौन है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। ऑक्सीजन तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और हमने अभी बात की कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड हो सकते हैं अगर उनके पास लोन पेयर हो। हाँ, क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर होता है? ये एक एक्सीलेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस थोड़ा यूनिक है, पर हाँ, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिसे वो आयरन 2 आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात ये नहीं है कि ये बॉन्ड बनता है, बल्कि ये है कि ये बॉन्ड रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये बन भी सकता है और टूट भी सकता है? एग्जैक्टली। और यही जीवन का आधार है। कैसे? जब खून फेफड़ों में पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, तो आयरन 2 और ऑक्सीजन के बीच ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसानी से बन जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और जब यही खून शरीर के टिश्यूज जैसे हमारे मसल्स या ब्रेन में पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां कंडीशंस बदल जाती हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है जहां उसकी जरूरत है। ओह वाओ। अगर ये बॉन्ड परमानेंट होता तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ तो लेता, पर कभी छोड़ता नहीं। और अगर ये बहुत कमजोर होता तो पकड़ ही नहीं पाता। बिल्कुल। ये परफेक्ट बैलेंस, ये रिवर्सिबिलिटी ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की खूबसूरती है, जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है। कमाल है। तो जो केमिस्ट्री टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन का रंग बदल रही है, वही सोफिस्टिकेटेड केमिस्ट्री हमारे शरीर को जिंदा रखे हुए है। सही बात है। अब एक और सवाल जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। पूछिए। हमने शुरू में कहा कि न्यूट्रल अमोनिया NH3 एक पॉजिटिव कॉपर आयन Cu2+ से जुड़ता है। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बॉन्डिंग के लिए तो ऑपोजिट चार्जेस चाहिए, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो एक न्यूट्रल चीज पॉजिटिव चीज से इतनी मजबूती से क्यों जुड़ेगी? बट एक्चुअली वो जुड़ता है, और बहुत मजबूती से। और यहीं पर हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग चार्ज अट्रैक्शन के बारे में है ही नहीं, ये डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप के बारे में है। लिगेंड के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किस बात से पड़ता है? सिर्फ एक बात से, क्या लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा। और क्या मेटल के पास उसे एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल है? हाँ। अगर इन दो सवालों का जवाब हाँ है, तो बॉन्ड बन जाएगा। राइट। अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, कॉपर का ऑर्बिटल उससे एक्सेप्ट करता है और बॉन्ड बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर एंड एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब एग्जाम के लिए कुछ बातें हैं जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए उन की टेकअवेज को एक एक करके समराइज करते हैं। ओके। पहली और सबसे जरूरी बात, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की परिभाषा। ये तब बनता है जब लिगेंड, अ डोनर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल, द एक्सेप्टर, के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। दूसरा पॉइंट, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसे आयोनिक बॉन्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। सही। एक बार बनने के बाद ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। थर्ड, न्यूट्रल लाइगैंड्स का कॉन्सेप्ट। अमोनिया, NH3 और पानी H2O जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी बहुत अच्छे लाइगैंड्स हो सकते हैं। Do not confuse this with the idea that only anions can be ligands. एग्जैक्टली। लाइगेंड बनने के लिए चार्ज की नहीं, लोन पेयर की जरूरत होती है। फोर्थ, लिगेंड की रिक्वायरमेंट क्या है? हर लाइगैंड के पास कम से कम एक एटम होना चाहिए जिस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। यही वजह है कि मीथेन CH4 कभी भी लाइगैंड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है। बिल्कुल। कार्बन के पास बॉन्डिंग के बाद कोई लोन पेयर बचता ही नहीं है। एंड फाइनली फिफ्थ, मेटल की रिक्वायरमेंट। मेटल केटायन के पास आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखने के लिए खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ट्रांजिशन मेटल्स इसीलिए इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन बनने के बाद उनके d ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए परफेक्ट घर का काम करते हैं। प्रिसाइजली। ओके, तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत का सार निकाल लेते हैं। जरूर। सबसे पहली बात, कोर आइडिया।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होती है, जहां लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके एक शेयर्ड बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, इसे याद रखने के लिए मेन एनालॉजी, इसे एक हैंडशेक की तरह सोचें। लिगेंड हाथ बढ़ाता है, लोन पेयर मेटल खाली हाथ से उसे स्वीकार करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। तीसरी और सबसे पावरफुल बात, इसका पावरफुल एग्जाम्पल। हमारे खून का हीमोग्लोबिन इसी रिवर्सिबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये लाइफ का केमिकल बेसिस है। बिल्कुल। और चौथा, क्रिटिकल क्लैरिटी पॉइंट। ये बॉन्ड कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं। इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ट्रांसफर नहीं। और लिगैंड बनने के लिए चार्ज नहीं, लोन पेयर का होना जरूरी है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कितनी दिलचस्प बात है कि प्रकृति ने जीवन के इतने फंडामेंटल काम के लिए, सांस लेने जैसे काम के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को चुना। ये बॉन्ड इतना जरूरी, इतना वर्सेटाइल है। सो हियर्स अ फाइनल थॉट टू मुल ओवर। अगर ये डोनर एक्सेप्टर का सिद्धांत, ये पार्टनरशिप वाली बॉन्डिंग जीवन के लिए इतनी जरूरी है, तो हमारे बायोलॉजी में और कौन सी ऐसी छुपी हुई प्रोसेसेस हो सकती हैं जो इसी सिद्धांत पर काम करती हों, लेकिन जिन्हें हम अभी तक इस नजरिए से देख नहीं पाए हैं? अच्छा सवाल है। What else is hiding in plain sight?